कैसे मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है मिट्टी और वायु। विषय हमारा पर्यावरण है। तो बेटा, एक नैना नाम की लड़की रहती है, अपने माता पिता के साथ गांव घूमने जाती है गर्मी की छुट्टियों में। तो हरे भरे खेत और हरे भरे पेड़, बड़े बड़े पेड़ों को देखकर उसको बड़ा अच्छा लगता है। आगे देखती तो बगीचा होता है, बगीचे में रंग बिरंगे पुष्प होते हैं, फूल होते हैं। उनको देख के बड़ा मन प्रफुल्लित होता है। बैठ जाती तो उसको मिट्टी लग जाती, तो उसकी वार्तालाप मिट्टी से होती। तो मिट्टी से पूछती है, तुम हो कौन, तुम कितने प्रकार की होती है, तुम्हारी उपयोगिता क्या है। तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो बेटा, मिट्टी को हम मृदा भी बोलते हैं, अंग्रेजी में हम सॉइल भी बोलते हैं इसको। तो आइए जानते हैं मृदा क्या होता है। मृदा पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले दानेदार कण की पतली परत को हम मृदा कहते हैं। मृदा विभिन्न प्रकार के पदार्थों का मिश्रण है। बेटा, भूमि की जो पहली परत होती है उसको हम मृदा बोलते हैं। उस पर पेड़ पौधे के गिरे हुए पत्तियों के अवशेष और विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। ऑक्सीजन पाई जाती है, जल पाया जाता है, पोषक तत्व पाए जाते हैं मृदा में। ये मृदा है। उसके बाद मृदा का निर्माण कैसे होता है। मृदा का निर्माण के बेटा प्रोसेस को हम वेदरिंग बोलते हैं। वेदरिंग प्रक्रिया होती है, चट्टान के टूटने से शुरू होती है, अंत में जाकर एकदम छोटे छोटे कणों में मृदा बन जाती है। इसको वेदरिंग मृदा निर्माण प्रोसेस कहते हैं। टूटने की प्रक्रिया वर्षा, बर्फ, हवा, ग्लेशियर, बहते हुए पानी, नदी के कारण निरंतर चलती रहती है। ये जो मिट्टी का बनना होता है बेटा, निरंतर चलती रहती है। और प्रोसेस को हम वेदरिंग प्रोसेस बोलते हैं, वेदरिंग प्रक्रिया बोलते हैं। विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, वायु रासायनिक कारण होते हैं, जिससे चट्टानें मृदा में परिवर्तित होती हैं। मृदा निर्माण के कारक हैं मूल सामग्री, पेरेंट रॉक्स, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। जलवायु हुआ, क्लाइमेट भी एक फैक्टर है मृदा निर्माण में। बायोटा, जीव जंतु भी हैं। जो एरिया में जीव जंतु रहते हैं उस क्षेत्र में, वो भी निर्माण के कारक हैं, मृदा निर्माण के कारक हैं। स्थलाकृति भी आपका कारक है। समय, क्योंकि कोई भी चीज़ बनने में समय लगता है। चट्टान होता है, फिर आगे चल के छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में बदल जाते हैं। तो इस टाइम भी एक फैक्टर है, एक कारक है। बच्चों, भारत में अनेक प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं और वातावरण की भिन्नता के कारण हमारे यहाँ मृदा भी अलग अलग रंगों में पाए जाते हैं। कहीं पे लाल रंग की होती हैं, कहीं पे ये काले रंग की होती हैं। तो आइए जानते हैं भारत में कितने प्रकार की मृदा होती हैं। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की मृदा पाई जाती है। पहली होती है जलोढ़ मृदा, दूसरी होती है काली मृदा, तीसरी होती है आपकी लाल मृदा, चौथी होती है आपकी लैटेराइट मृदा। पहली हम जलोढ़ मृदा की बात करें, जलोढ़ मिट्टी की बात करें, तो हम उसे अंग्रेजी में एलुवियल सॉइल कहते हैं। भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। ये नदी के निक्षेपण के कारण निर्माण होता है इसका, और ये मैदानी और नदी घाटियों में पाई जाती है। दोमट मिट्टी भी इसे बोलते हैं। इसमें पोटेशियम और नाइट्रोजन कम होता है। इसमें यूरिया का खाद का प्रयोग ज़्यादा होता है। ये मिट्टी जो बनती है बलुई और चिकनी मिट्टी के मिश्रण से बनती है। गंगा का मैदान हुआ, ब्रह्मपुत्रा का मैदान हुआ, सिंधु घाटी का मैदान हुआ, तो इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दूसरी आती है आपकी ब्लैक सॉइल या काली मृदा। तो इसमें क्या होता है, ये बेटा जो मिट्टी बनती है वो लावा के कारण बनती है। बेसाल्ट चट्टानों के कारण टूटने की वजह से और लावा निर्माण के कारण बनती है। ये गुजरात, महाराष्ट्र और दक्कन ट्रैप एरिया जो है वहाँ पे पाया जाता है। इस पे कपास, दलहन, गन्ना और तिलहन का उत्पादन होता है। केरल में इसे हम साली बोलते हैं। केरल को हम काली मिट्टी को साली बोलते हैं। उत्तर भारत में हम इसे केवाल बोलते हैं। इसमें आयरन, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होता है बेटा कम होता है। अब आते हैं हम लाल मृदा पे। लाल मृदा आपका रेड सॉइल भी बोलते हैं। इसमें आपका आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होता है, इस वजह से इसे लाल दिखता है। उसे हम रेड सॉइल बोलते हैं। ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने से जो बनता है बेटा, ये आपका रेड सॉइल बनता है ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने से। अधिकांश इसमें खनिज पाए जाते हैं और ये आपका मोटा अनाज के लिए जाना जाता है। मोटा अनाज में आपका ज्वार, बाजरा, मूंगफली आ जाएगा। और ये मिट्टी जो होती है कर्नाटक, दक्षिण भारत के पूर्वी
तट पे पाया जाए, जैसे केरल का कुछ तट हुआ, कर्नाटक हुआ, तो वहाँ पे आपका लाल मृदा पाया जाता है। अब आते हैं बेटा लैटेराइट सॉइल, जो चौथा है, ये जहाँ पे वर्षा अधिक होती है, लैटेराइट सॉइल जहाँ पे वर्षा अधिक होती है वहाँ पे आपका लैटेराइट सॉइल पाया जाता है। यहाँ पे काजू की खेती के लिए जाना जाता है। लैटेराइट सॉइल जो होता है वो काजू की खेती के लिए जाना जाता है। ये आपका कुछ केरल का पोर्शन टच करता है, कुछ ऊपरी तमिलनाडु का भाग पोर्शन होता है और कर्नाटक का भाग टच करता है, और ये आसाम में भी पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, कार्बन अधिक नहीं होते हैं। यहाँ पे भी हम मोटा अनाज एक तौर पे उत्पादन करते हैं। उसके बाद आता है बेटा आपका मरुस्थलीय सॉइल या डिजर्ट सॉइल। ये आपके रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, जहाँ पानी का कमी होता है, पानी कम बरसता है, वर्षा कम होती है, वहाँ पे आपका डिजर्ट सॉइल पाया जाता है। धन्यवाद बेटा। अब हम सॉइल प्रोफाइल की बात करते हैं। हिंदी में हम सॉइल प्रोफाइल को मृदा परिच्छेदिका बोलते हैं। बेटा एक सतह होता है, हॉरिजेंटल लेयर होता है, जिसको हम ओ हॉरिजन, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन और सी हॉरिजन में बांटते हैं। ओ हॉरिजन बेटा पहली परत है जिस पे पौधा उगता है, जो जिस पे धूल के कण पाए जाते हैं, वो आपका ओ हॉरिजन। ओ हॉरिजन मतलब ऑर्गेनिक हॉरिजन है, ऑर्गेनिक लेयर है, जैविक सतह बोलते हैं। यह बहुत ही उपजाऊ होता है। इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, ह्यूमस पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं और पेड़ पौधों के गिरे हुए पत्ते पाए जाते हैं, तो इसको हम ह्यूमस बोलते हैं, ह्यूमस लेयर और ओ हॉरिजन। उसके बाद बेटा आता है आपका ए हॉरिजन, असंस्तर होता है, हिंदी में बोलते हैं, जिसमें खनिज होते हैं, ह्यूमस कम होता है, खनिज ज़्यादा होते हैं, ह्यूमस कम होता है। उसके बाद आता है आपका बी हॉरिजन, बसंस्तर। तो इसमें दो भाग में बांट सकते हैं हम। ऊपर वाला जो भाग होता है उसमें आपके मिट्टी के कण बहुत ही मामूली मोटाई में पाए जाते हैं। उसके बाद बालू पाया जाता है। उसके बाद आता है आपका सी हॉरिजन। सी हॉरिजन में टूटे हुए पत्थर आते हैं, जिसमें अपेक्षित पत्थर होते हैं। और उसके नीचे आपका डी हॉरिजन आता है, जिसमें आपका आधार शैल होता है, पेरेंट्स रॉक्स बोलते हैं, बेड रॉक बोलते हैं। ये आपका जैविक सतह आपका पहला लेयर हो गया। उसके बाद ए हॉरिजन हो गया, जिसमें खनिज ज़्यादा होंगे, ह्यूमस कम होगा। बी हॉरिजन आपका होगा, दो भागों में बांटा जाएगा। पहला भाग ऊपर का जो होता है वो थोड़ा महीन मिट्टी होती है, उसके बाद बालू होता है नीचे वाले, और अपेक्षित पत्थर जो होते हैं वो आपका सी हॉरिजन में, और आधार शैल जो होते हैं पेरेंट रॉक और बेड रॉक बोलते हैं आपके डी हॉरिजन। और ह्यूमस आपका हमेशा वो हॉरिजन में पाया जाता है, जो कि बहुत ही उपजाऊ होता है। इसमें मिनरल्स आ जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होता है, आपके मिनरल कंटेंट ज़्यादा होते हैं आपके वो हॉरिजन, जो कि उपजाऊ है, फर्टाइल होते हैं। इसके बाद बेटा अब हम आते हैं मृदा का निम्नीकरण। मृदा का निम्नीकरण से ये हम कह सकते हैं कि जब मृदा एकदम बधा रहे, एकदम फोर्स के रूप में। बच्चों अब हम मृदा के निम्नीकरण के कारक के बारे में बात करेंगे। तो पहला मृदा के निम्नीकरण के कारक है जंगल के काटने से। अंग्रेजी में इसे हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। बेटा जब हम जंगल काटते हैं तो ये जो पेड़ पौधे के जड़ होते हैं मिट्टी को पकड़े रहते हैं, और जब हम पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को काट देते हैं, जंगलों को बर्बाद कर देते हैं, तो ये मिट्टी बह जाती है। उसके बाद अधिक वर्षा, जैसा कि अभी मैंने बताया कि पेड़ काटने से आपका मृदा का निम्नीकरण होता है। यदि हम जंगल काटेंगे तो वहाँ का जलवायु बदल जाएगा और वहाँ पे अधिक वर्षा होगी। वर्षा होने के कारण ये मिट्टी पे जब पड़ेगा तो मिट्टी के जो ऊपरी सतह है, आपका जो वो लेयर है, उसके बाद धीरे धीरे सभी लेयर क्या कहते हैं बह जाएंगे, मिट्टी के कण बह जाएंगे। उसके बाद आता है भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स। आपने पहाड़ों पे, हम उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहाँ देखते हैं जब लैंडस्लाइड होता है तो मिट्टी के बड़े बड़े टीला जो होते हैं वो ढलान के रूप में नीचे चले जाते हैं, और पहाड़ का जो होता है निम्नीकरण होता है, टूट जाता पहाड़। उसके बाद अतिचरण, हम जंगलों में या तो चारागाह की जो भूमि होती है और जानवरों को हम जब चराने ले जाते हैं तो वो उस पर जो घास उगे रहते हैं वो खा जाते हैं जानवर, और जब घास खा जाते हैं तो वहाँ की जो मिट्टी होती है हवा के द्वारा, अन्य किसी रनिंग वाटर के द्वारा वो मिट्टी बह जाती है, और एक ही फसल बार बार
उगाने से भी आपका मृदा का निम्नीकरण होता है। जैसे हम हर साल गेहूँ उगाते हैं, वहाँ पे जो हम खाद देते हैं, यूरिया देते हैं, पोटास देते हैं, तो वो मृदा को निम्नीकरण के कारक हैं। आगे आते हैं, मृदा संरक्षण क्या है, क्यों जरूरी है। मृदा संरक्षण बेटा, मिट्टी का संरक्षण ही मृदा संरक्षण कहलाता है। सॉइल कंजर्वेशन इंग्लिश में बोलते हैं। सॉइल कंजर्वेशन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम मिट्टी को कंजर्व करते हैं। पहला आता है एफॉरेस्टेशन। हम वृक्षारोपण से जंगलों को में वृक्ष लगाकर हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, खाद होते हैं आपके, जो उर्वरक होते हैं, उनका कम उपयोग कर सकते हैं। और जहाँ ओवर ग्रेजिंग ज़्यादा हो रही है ग्रास लैंड्स में, घास के मैदानों में, तो वहाँ हम ओवर ग्रेजिंग अतिचरण कम करें। और उसके बाद बेटा एक ही फसल यदि हम बार बार उपयोग करते हैं तो वो भी मृदा का निम्नीकरण का कारक होता है। तो हम एक ही फसल बार बार न उगा के हम क्रॉप रोटेशन का उपयोग करें। जैसे आज इस साल हमने गेहूं बो लिया, अगले साल हमने अरहर बो दिया, तो एक फसल के बाद दूसरी फसल बोएं तो उससे हम अपने मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। बच्चों, अब हम मिट्टी की उपयोगिता के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मिट्टी में बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि फसल के उत्पादन के लिए, पेड़ पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। और दूसरा चीज़ बेटा, ये जो मृदा है बहुत से जीव जंतुओं के लिए आश्रय का स्थल होते हैं। हमने जंगलों में देखा है कि मिट्टी का गुफा बनाकर लोग वहाँ पे निवास करते हैं, वहाँ पे अपना आवास बनाते हैं और रहते हैं। और बहुत से जंगली जानवर, जैसे हमने सुना होगा कहानियों में कि देखा भी होगा, जंगल में गुफा में शेर रहता है, तो ये गुफा मिट्टी का भी बना होता है, कभी कभी चट्टान का भी बना होता है। उसी तरह सियार हुआ, चूहा हुआ, खरगोश हुआ, ये सब मिट्टी से खन के अपना गुफा बनाते हैं और उसी में रहते हैं, आश्रय करते हैं, निवास करते हैं। दूसरी चीज़ बेटा, मिट्टी का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। यदि मिट्टी का हम संरक्षण नहीं करेंगे तो आए दिन हमारे लिए बहुत विकट समस्या खड़ी हो जाएगी। हमारा पर्यावरण दिन पर दिन प्रदूषित हो जाएगा और हो रहा है, इसको हमें कम करना होगा। इसके लिए मृदा संरक्षण के लिए हमें जन जागरूक अभियान चलाना होगा, जन जागरूक रैली चलानी होगी, लोगों को बताना होगा मृदा संरक्षण के लिए। तो मृदा संरक्षण के लिए सबसे पहले हम वृक्षारोपण करेंगे, एफॉरेस्टेशन बोलते हैं इंग्लिश में। पेड़ लगाएंगे जंगलों में, जिससे हमारा मृदा का संरक्षण हो सके, हमारी मिट्टी बह न जाए। हमारे इसके दो फायदे हैं वृक्षारोपण, हमें ऑक्सीजन मिलेगा और हमारा मृदा संरक्षण होगा। ओवर ग्रेजिंग को कम किया जाए, मतलब अतिचरण। घास के मैदानों में जब गाय, भैंस, बकरी, गधे, घोड़े जब घास चर जाते हैं तो बरसात में या नदी के बहाव के कारण, पानी के कारण जो मिट्टी होती है वह बह जाती है। इसको हमें कम करना होगा। उसके बाद हम आते हैं, हम फसलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरक खादों का उपयोग करते हैं, जो कि आज बहुत ज़्यादा हम उपयोग कर रहे हैं। इसको भी कम करना हो, क्योंकि ये कीटनाशक उर्वरक पैदावार तो बढ़ाते हैं लेकिन हमारे मृदा का संरक्षण जो होता है वो नहीं करते हैं। वो विषैले तत्व इस मिट्टी में मिलकर वहीं रह जाते हैं और यूट्रॉफिफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन को जन्म देते हैं। ये विषैले तत्व जल्दी घुलनशील नहीं होते हैं, ये मिट्टी के कण में साथ मिलकर वहीं रहते हैं। इसके लिए अगले टॉपिक में बात करेंगे, यूट्रॉफिफिकेशन या बायोमैग्निफिकेशन पढ़ाएंगे प्रदूषण में। तो इसको बेटा कुल मिलाकर मृदा संरक्षण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जंगल रहेगा तो हमें हवा मिलेगी और हवा मिलेगी तो हम जिंदा रहेंगे, ये वनस्पतियाँ रहेंगी तो ये जीव जंतु रहेंगे। इसको हमें संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, हम अब वायु की बात करते हैं, एयर बोलते हैं। तो बच्चों, जो हमारी पृथ्वी है वो वायु से चारों ओर से घिरी हुई है और ये जो वायु अनेक प्रकार के गैसों का मिश्रण है। ये वायु जो है अनेक प्रकार के गैसों का मिश्रण है। तो ये जो सतह जो घेरा हुआ है हमारे पृथ्वी को इस वायु ने, तो इसको हम वायुमंडल कहते हैं। वायु से जो हमारी पृथ्वी सतह घिरी हुई है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ये
हमारे साथ वायुमंडल टिका हुआ है, इसीलिए यहाँ पे जीवन संभव है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इस वजह से वहाँ पर वायुमंडल नहीं है और जीवन संभव नहीं है। जैसा कि हम आपसे अभी बात किए कि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, तो आइए इस वायुमंडल में उपस्थित गैसों का हम अवलोकन करें। वायु में कौन कौन सी गैसें होते हैं, कितने प्रतिशत होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। वायु में यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन होता है, 78% होता है। उसके बाद ऑक्सीजन है बेटा, वो 20.95 होता है। कुल मिला के 21%, 21% होता है। फिर आपका आता है कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.03% होता है। उसके बाद आर्गन जो होता है वो आपका 0.93% होता है। जलवाष्प होता है वो आपका 0 से 4% तक आपका जलवाष्प आपके वायु में उपस्थित होता है। वायु बहुत ही उपयोगी है पेड़ पौधों के लिए, हमारे लिए, इस पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी है। हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। श्वसन प्रक्रिया के द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाके विभिन्न प्रकार की जैविक अभिक्रियाएं करता है, जिसके कारण हम इस पृथ्वी पर जिंदा हैं। बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत श्वसन तंत्र है, आपका पाचन तंत्र है, उसके लिए वायु जरूरी है। तो हम आगे चैप्टर में जब जैविक प्रक्रियाओं के बारे में बात करेंगे तो वहाँ बात करेंगे आपका। तो यहाँ पे उसी प्रकार हमारे पौधे भी श्वसन करते हैं, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और आपको ऑक्सीजन देते हैं। इस वायुमंडल में, इस पर्यावरण में आदान प्रदान लगा रहता है। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं श्वसन प्रक्रिया के द्वारा। बच्चों, अब हम जल चक्र के बारे में बताते हैं। जल चक्र होता क्या है? पृथ्वी पर से जल का वाष्पन होकर वायुमंडल में जाना, वायुमंडल से वर्षण होकर जल का पुनः पृथ्वी पर आना, यही हम जल चक्र कहते हैं। हम इस चित्र के द्वारा समझते हैं। ये पहाड़ है बेटा, ये झरना है, नदी बह रही है, ये रामू काका का मकान है, ये हमारा खेत है, पीछे पेड़ पौधे हैं, जंगली जानवर हैं, कौवा चिड़ैकुल हैं, तालाब है, फिर इधर तुम्हारा खेत है। तो जो जल होता है हम यूज़ करते हैं, हम उपयोग करते हैं, तो वो बह के कहीं इकट्ठा हो जाता है, तो वाष्पन से आपका वो वायुमंडल में जाता है, संघनन होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, बादल बनता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन से ये जब आपका पुनः पृथ्वी पर आता है, आपके धरती पे आता है, तो इसी को हम बेटा जल चक्र बोलते हैं। वाष्पन प्रक्रिया होती है, इवापोरेशन होता है। वाष्पन प्रक्रिया होता क्या है? लिक्विड स्टेट से, मतलब लिक्विड स्टेट द्रव्य से सीधे गैस में बदल के बादल बनता है। बादल संघनन प्रोसेस कंडेंसेशन होता है, फिर आपका प्रेसिपिटेशन वर्षण होता है। वर्षण के बाद आपका पुनः पृथ्वी पर जल धरती पे आता है, उसको हम जल चक्र बोलते हैं। बच्चों, इस पाठ का अंतिम टॉपिक है मानव वायुमंडल कैसे प्रभावित करता है। तो हम पहला बात करते हैं, कारखानों से धुआं जो निकलता है बहुत ही विषैला होता है। ये हमारे पर्यावरण को, वायुमंडल को बहुत ही घातक है। जब ये धुआं मनुष्य श्वसन प्रक्रिया के द्वारा लेता है तो अनेक प्रकार की बीमारियों को जन्म देती है। उसके बाद ईंधन के दहन से, जब हम ईंधन को दहन करते हैं, डीजल पेट्रोल का दहन करते हैं, उससे भी विषैले गैस निकलते हैं। कभी कभी लेड निकलता है, मरकरी निकलता है धुओं से, मोटरसाइकिल के स्पूटन के कारण। उसके बाद हम जो रॉकेट छोड़ते हैं, रॉकेट प्रक्षेपास्त्र बोलते हैं, उसके द्वारा जो फ्यूल होता है, उसके ईंधन के द्वारा जो धुआं निकलता है, वो भी हमारे लिए घातक होते हैं। और हम जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, हमारे जो परिवहन तंत्र है, उससे भी ईंधन का दहन होता है और धुआं निकलता है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए, वायुमंडल के लिए बहुत ही घातक और हानिकारक है। अब जीवन और ऑक्सीजन की बात करते हैं। बेटा, बिना ऑक्सीजन के हम लोग ज़िंदा नहीं रहेंगे, बिना ऑक्सीजन के हम लोग ज़िंदा नहीं रहेंगे। इस पेड़, इस धरती पर
पेड़ पौधे मनुष्य आपस में इंटरलिंक हैं, आपस में निर्भर हैं। पेड़ पौधे हमें भोजन देते हैं और हम पेड़ पौधों की रखवाली करते हैं, उनको उगाते हैं। ऑक्सीजन जो कि एक गैस है हमारे वातावरण में उपस्थित है, यदि ये ऑक्सीजन हमें न मिले तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। आप अभी कोरोना काल साल 2 साल पहले जो त्रासदी आई थी, उसमें आपने देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिलने के कारण बहुत से लोग मृत्यु लोक चले गए, बहुत से लोग मर गए। छोटे छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग थे, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो बहुत लोग मृत्यु लोक चले गए, बहुत खला लोगों को। उसके बाद हम आते हैं पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयोगिता। बेटा, जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं और चिमनी से जो भी ट्रांसपोर्टेशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, पौधे उसको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज के रूप में उसे परिवर्तित करते हैं, स्टोर करते हैं, वही हमको मिलता है। और प्रकाश संश्लेषण जो होता है क्लोरोफिल में होता है। अतः हम प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं और वह भोजन हमें ग्लूकोज के रूप में प्राप्त होता है। उसके बाद आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है। बेटा, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ज्वालामुखी जब फटता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, रेडान गैस होता है, सल्फ़र गैस होता है, वाटर वेपर होता है, तो निकलती है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। डीजल पेट्रोल के जलने से मिलता है। उसके बाद जो आपके कल कारखाने हैं वहाँ से धुआं आता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए बहुत उपयोगी है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं और ये पौधे स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं और हमें वो भोजन देते हैं गेहूँ, चावल, स्टार्च के रूप में, ग्लूकोज के रूप में। तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए बहुत उपयोगी है और वही कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, वही ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ऑक्सीजन हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे और ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाके श्वसन प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार के बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारे शरीर में होती हैं, जैव प्रक्रियाएँ होती हैं, बायो अभिक्रियाएँ होती हैं, उसमें बहुत ही उपयोगी होते हैं। आगे हम चलते हैं, वायुमंडल को संरक्षित कैसे किया जाए। वायुमंडल को संरक्षित कैसे हम कर सकते हैं। कारखानों में जो चिमनियाँ जहरीली गैस उगलते हैं उसमें स्क्रबर लगा के उसके जहरीली गैस को रोक के, उसके बाद परिवहन में जो भी हम ईंधन यूज़ कर रहे हैं उसको हम बंद कर दें और बायोफ्यूल्स का यूज़ करें। जेट्रोफा हुआ, आपका रतनजोग हुआ, इसका हम यूज़ करें, इसकी खेती को बढ़ावा दें। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हो सके तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करें। गवर्नमेंट भी प्रोत्साहन दे रही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। पहले हम देखते थे बहुत से रिक्शा चलते थे जो डीजल पेट्रोल से चलते हैं। अब हम बड़े बड़े शहरों के गाँव में भी देखते हैं ई व्हीकल आ गए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ गई हैं जो प्रदूषण नहीं करती हैं। जिस दिन प्रदूषण कम होगा उस दिन हमारा वातावरण, हमारा वायुमंडल स्वच्छ होगा और हम शुद्ध हवा का, शुद्ध ऑक्सीजन हमको मिलेगा। इस चैप्टर के लिए बस इतना है। अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं। नमस्कार।